इमोशंस देख रहे थे हम कि हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, थॉट, बॉडीली अराउजल, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, इस सभी का कॉम्बिनेशन इमोशन होता है। और कई टाइप के इमोशन होते हैं, सैड, एंग्री, हैप्पीनेस वगैरह। अभी इसकी थेरीज देखते हैं इमोशंस की, क्या साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया है। फर्स्ट वन है जेम्स लांज थेरी। William James and Carl Lange believed that we experience emotions because of our physiological arousal. So, according to them, we don't cry because we feel sad, but we feel sad because we cry. इसको काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं थेरीज में। जेम्स लांज का ऐसा मानना है, विलियम जेम्स और कार्ल लांज का ऐसा मानना है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल का रिस्पॉन्स होते हैं। मतलब हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि हम सैड होते हैं, बल्कि हम रोते हैं इसलिए हम सैड होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। हम इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि हम सैड होते हैं, सैडनेस की वजह से हम नहीं रोते हैं, बल्कि हम रोते हैं ये वजह से हम सैड होते हैं। हमारा रोना हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है रोना हमारा, और उसकी वजह से जो मेंटल अराउजल आ रहा है, उसकी वजह से जो आपको फीलिंग्स आ रही है सैडनेस की, तो वो उसका रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है कैनन बर्ड थ्योरी। Walton, Cannon, and Philip Bird disagreed with James and Lange, saying that only physiological arousal will not lead to experiencing a particular emotion, because we may experience the same physiological arousal, but emotions can be different. हाँ, कैनन बर्ड इस थ्योरी से डिसएग्री है, जो विलियम जेम्स और लांच की जो थ्योरी है, जिसके लिए वो जिसके से वो मानते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का फिजियोलॉजिकल अराउजल का रिस्पॉन्स हमारे इमोशन होता है, कि हम रो रहे हैं इसलिए हमको सैड फील होता है, इसलिए हम सैड होते हैं। इनका ऐसा मानना है, कैनन बर्ड का ऐसा मानना है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल सेम हो सकता है, लेकिन उसके इमोशंस या डिफरेंट हो सकते हैं आपके। जैसे कि हम बोलते हैं कि खुशी के आंसू हैं, कई बार इंसान दुख से रोता है, कई बार इंसान खुशी से भी रोता है, बहुत ज़्यादा जॉय से या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड उसको खुशी मिलती है तो उससे भी इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। फिर ये थ्योरी तो गलत हो गई ना, कि आप रो रहे हैं इसलिए आप सैड हैं। रोने से इंसान सिर्फ सैड ही नहीं होता, रोने से तो इंसान खुश भी हो सकता है। तो ये इस थ्योरी से डिसएग्री करते हैं। तो इन्होंने शायद यही एग्जांपल आगे लिखी भी है। एग्जाम्पल, वी डोंट क्राई ओनली व्हेन वी आर सैड, बट वी ऑल्सो क्राई व्हेन वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, एक्सट्रीमली हैप्पी। कि जब हम सिर्फ सैड होते हैं तभी नहीं रोते, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तब भी रोते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि जो इमोशन है वो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल का रिस्पॉन्स है। So, according to them, we experience physiological arousal simultaneously yet separately. When we experience an emotion, our sympathetic nervous system interprets the stimulus which lead to physiological arousal, like crying or heart palpitation. The same information is also interpreted in the brain, by which we become aware of the emotion. इनका ऐसा मानना है, कैनन बर्ड का ऐसा मानना है कि जब हम फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही हमको इमोशंस भी साथ ही आते हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो जो फिजियोलॉजिकल जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है, और साथ ही उससे फिजियोलॉजिकल अराउजल भी आते हैं, और साथ ही जो हमारा ब्रेन है वो भी उसको इंटरप्रेट करता है और हमारे इमोशन से अवेयर होता है। यानी इनका ऐसा मानना है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और आपका इमोशंस, ये दोनों साथ में ही आते हैं। फिर उसके बाद में शैटर एंड सिंगर्स टू फैक्टर्स थ्योरी।
Many researchers, including Shatter and Singer, accept that our thought, which include our perceptions, memories, and interpretations, will also contribute in the experience of emotions. Our physiological arousal will interact with our thinking process, and after that, we will experience emotions. देखो, आप याद रखते जो पहले जो जेम्स लांज ने बताया था कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है, देन इमोशंस आते हैं, देन आपको इमोशन फील होता है। कैनन बर्ड का ऐसा मानना है कि ये दोनों साथ में ही होते हैं, कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फिजियोलॉजिकल अराउजल को लीड करता है, और एट साइमल्टेनियसली जो हमारा ब्रेन है वो इमोशंस को इंटरप्रेट करता है। और शैटर एंड सिंगर का ऐसा मानना है कि पहले आपको इमोशंस आते हैं, और उसके वो इमोशंस के रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल वो इमोशंस के अराउजल में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं। जो हमारे थॉट्स हो गए, परसेप्शन है, मेमोरी है, इंटरप्रिटेशन है, ये सारी ही चीज़ें एक्सपीरियंस को सॉरी ये सारी चीज़ों का ही एक्सपीरियंस से इमोशन एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस से इंटरेक्ट होते हैं। जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उससे देखो, जो आपके थॉट्स हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं, आपके परसेप्शन है, आपका इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीज़ की वजह से आपको इमोशंस आते हैं, आपको कोई फीलिंग होती हैं। और जो आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल है, आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल ये इमोशन से या ये थिंकिंग प्रोसेस से इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद में आपको वो इमोशंस आते हैं। तो न्यूअर साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रेन एरियाज लाइक एमिगडाला इन द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस। अकॉर्डिंग टू देम, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस इमोशंस, वी प्रेफर टू प्रोसेस देम डिफरेंटली इन आवर ब्रेन। ये शैटर एंड सिंगर ये ने ये बताया कि पहले आपको इमोशंस आते, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते। उसके नीचे ये नया है पॉइंट है कि जो आपके ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया है, जो एमिगडाला है, वो इमोशंस के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर में भी ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इमोशंस को एक्नॉलेज करता है आपका ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया, वो एमिगडाला है, या एमिगडाला आपके ब्रेन का वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है जेम्स लांग की थ्योरी, कैनन बर्ड की थ्योरी और शटर एंड सिंगर की थ्योरी में, तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, इन्होंने डेफिनेशन से भी काफ़ी अच्छे, सॉरी डायग्राम से भी काफ़ी अच्छे से दिया है। जेम्स लांग की थ्योरी, पॉन्डिंग हार्ट अराउजल, पॉन्डिंग तो आपको फियर आया पहले, पॉन्डिंग हार्ट हुआ आपको फिजियोलॉजिकल अराउजल आया, देन फियर हुआ, आपको इमोशन आया। कैनन बर्ड की थ्योरी में दोनों साथ में ही हुआ कि आपको आपका जो फिजियोलॉजिकल अराउजल था और आपका जो इमोशन था, पॉन्डिंग हार्ट और फियर, दोनों साथ ही साथ में आ रहे। और जो शटर एंड सिंगर की थ्योरी है, तो पहले आपको फिजियोलॉजिकल अराउजल आ रहा है, और साथ ही साथ आपको आप वो जो वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस, सॉरी आपके थिंकिंग प्रोसेस के साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ में आपका जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसके साथ ही थिंकिंग प्रोसेस इंटरप्रेट हो रहा है, देन वो दोनों मिलके आपको इमोशन फील करवा रहे हैं। और ऑल दी एक मिनट, इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, इन्होंने ये देखते हैं पहले। डू यू स्टार्ट फीलिंग बेटर व्हेन यू इंटर इन द कॉलेज एंड योर फ्रेंड वेलकम्स यू विथ ए बिग स्माइल? हैव यू एक्सपीरियंस्ड दैट व्हेन यू आर हैप्पी द एंटायर वर्ल्ड सीम्स टू बी जॉयफुल एंड कलरफुल? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट यू आर फीलिंग सैड एंड सडनली योर फ्रेंड क्रैक्स ए जोक एंड मेक्स यू स्माइल, यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव वंस अगेन? क्या ऐसा होता है कि आप कॉलेज जाते हैं या आप कहीं जाते हैं और कोई आपको वेलकम करता है, कोई आपको स्माइल देता है, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप खुश होते हैं? या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप खुश हैं तो आपको ऐसा लगता है सारी दुनिया ही खुश है, दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कभी आप बहुत सैड होते हैं, लेकिन सैडनेस के टाइम पे भी अगर कोई बच्चा कोई मासूम सी शरारत कर दे, या कोई आपका फ्रेंड आपको कोई जोक सुना दे, तो आपको हंसी आ जाती है और आप फिर से पॉजिटिव सोचने लगते हैं।
ऑल दिस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे ही फिनोमिना हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के ज़रिए एक्सप्लेन किए जाते हैं। अभी क्या है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस देखते हैं। According to this hypothesis, our facial expressions provide feedback to our brain concerning our emotions. हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो हमारे ब्रेन को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स फेशियल एक्सप्रेशंस आर नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ आर इमोशंस बट ऑल्सो कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग आर इमोशंस। कहने का मतलब ये है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ये सिर्फ हमारे इमोशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है वो इमोशन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। यानी कि कोई आपको स्माइल दे रहा है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो आपको भी खुश करते हैं। कोई सामने वाला सैड उदास बैठा है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही सैड दिख रहे हैं तो उसको देख के आपको भी थोड़ी सी सैडनेस की फीलिंग आती है। किसी को एंग्री देखते हैं तो आपका भी मूड ऑफ होता है। सो स्माइलिंग मोर फ्रिक्वेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन इनफेक्ट मेक यू हैप्पियर। और इसलिए आप जितना मुस्कुराते हो तो आप उतना ज़्यादा खुश रहते हो। मतलब अगर आप सबसे मुस्कुरा के मिलते हो, ग्रीट करते हो, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट सजा के रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो निगेटिव इमोशंस है, जो सैडनेस है वो डिसअपियर होते जाती है और जॉय की फीलिंग आपको आती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो सिर्फ हमारे इमोशन का रिजल्ट नहीं है, ये इमोशंस का आउटकम या कंसिक्वेंस या रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि हमारे खुद के भी। मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दी कि किसी और की स्माइल से या किसी और के रोने से आप खुश या उदास होते हो या आप गुस्से में देख के किसी को आपका भी मूड ऑफ होता है, ये तो अलग हो गया। और साथ ही जो आपके अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप अपना फेस कैसे रखते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके अंदर की कंडीशन के लिए, आपके इमोशंस के लिए। कि अगर आप हैप्पी फेस रखते हो तो आपके इमोशंस और भी हैप्पी होते हैं, आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं। बेसिक इमोशंस कौन कौन से हैं? Life is not being rich, being popular or being the best looking. It is about being real, being genuine and true to what you are. लाइफ मतलब ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि बहुत रिच है, बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी है। ज़िंदगी का मतलब हकीकत होता है आप कितने जेन्युइन हैं, कितने ट्रू हैं। सभी तरह के इमोशंस हो सकते हैं। वैसे प्राइमरी इमोशंस दो है, एक तो हैप्पीनेस और एक तो सैडनेस, जनरली जो हम बात करते हैं। एज आर एक्सपीरियंसेस चेंज द इमोशंस ट्रांसफॉर्म टू वेरियस लेवल्स गिविंग इट डिफरेंट नेम्स। एग्जाम्पल हैप्पीनेस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड टू जॉय, सैडनेस कैन ट्रांसफॉर्म टू ग्रीफ और शेम। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे इमोशंस चेंज होते हैं और आगे के लेवल में बढ़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम सिर्फ हैप्पी हैं, लेकिन बाद में हम बहुत जॉयफुल हो जाते हैं। जो हैप्पीनेस है वो जॉय में बदल जाती है, जो सैडनेस है वो ग्रीफ में बदल जाती है। आप एक डिसीज़ देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है कि कहीं बहुत ही बड़ा हादसा है, कोई बहुत ही सी चीज़ है जिसे आप बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाते हो, एक साथ कई सारी चीज़ें आपके घर में हुई हैं, तो वो जो आपका सैडनेस है वो ग्रीफ में चेंज हो जाता है, बहुत बार ये शेम में बदल जाता है। वी एक्सपीरियंस वेरियस इमोशंस इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। एट टाइम्स आर इमोशंस आर सो इंटेंस दैट वी आर रूल्ड बाय आर इमोशंस। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे इमोशंस इतने शदीद होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि हम बिल्कुल इमोशंस में बह जाते हैं। बहुत सारे फैसले हम इमोशंस में आके कर लेते हैं, जज्बात में आके कर लेते हैं, जो बहुत मर्तबा गलत भी साबित होते हैं, बहुत नासमझी के फैसले भी हो जाते हैं। लेकिन हम हमारे इमोशंस में इतने यानी इमोशंस हमारे ऊपर हुक्मरानी करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं वो हमको, ऐसा भी होता है।
आर परसेप्शंस, डिसीजन एंड एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस एट दैट टाइम। और उस वक्त क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जब हम हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते बल्कि इमोशंस हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, वो हम पे रूलिंग करते हैं, उस वक्त हमारे परसेप्शन, हमारे डिसीज़न, हमारे एक्शन, सारी ही चीज़ें इमोशन से ही इन्फ्लुएंस होती है। हम सामने की चीज़ भी हमको दिखाई नहीं देती, हमको समझ में नहीं आती, हम गलत फैसला ले लेते हैं, कोई गलत काम हम कर लेते हैं इमोशंस में आके। Some emotions occurs for a brief period of time, like exploding in anger, whereas some emotions are long lasting, like love. कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो ऐसे ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, फॉर ए मोमेंट के लिए या कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए होते हैं। जैसे एंगर हो गया कि आप किसी से बहुत लंबे टाइम तक के गुस्सा नहीं रह सकते हो, बहुत रहता है किसी किसी का, बहुत लॉन्ग टर्म में भी चलता है, लेकिन इन जनरल इन जनरल तो ऐसा ही होता है। आप किसी से गुस्सा अगर रहे भी तो वो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। आप अभी किसी ने आप का नुकसान कर दिया है, कुछ हो गया आपके साथ में, कुछ गलत हो गया, किसी ने आपको कोई गलत बात बोल दी है, किसी ने आपको कोई बैड कमेंट किए, तो आप एकदम हाइपर हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हो सकता है कि आप उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसको उल्टा सीधा बोलें, या आप उसके ऊपर हाथ उठा लें, या फिर आप उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दें, या फिर आप उसको घर से निकाल दें, या आप उसको जॉब से निकाल दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ में वो जो इंटेंसिटी है इमोशन की वो कम हो जाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उस वक्त आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है। उस वक्त आप आपके बच्चे पर गुस्सा हो, बाहर की हम बात नहीं करते, आप आपके घर के बच्चे पर, आपके छोटे बहन भाई पर गुस्सा हो, तो जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, जिस वक्त वो गलती हुई और आप बहुत गुस्से में, तो उस वक्त आप वहाँ से हट जाएं, उस वक्त आप बैठ जाएं, उस वक्त आप पानी पी लें, उस वक्त आप लेट जाएं, या ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करें किसी तरह, और उस वक्त आप कोई फैसला ना लें, या उस वक्त आप बच्चे पर हाथ ना उठाएं। क्योंकि उससे ये होता है कि जो इमोशंस है वो हमको रूल करने लगते हैं, हमारी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो सारी पीछे चले जाती है कहीं ना। हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन, सारी चीज़ें कुछ भी सब ऐसा वेग हो जाता है, कुछ हमको समझ में नहीं आता। और बच्चे की जितनी गलती हम उससे बहुत ज़्यादा उसे मारते हैं, फिर बाद में हमको दुख होता है कि उसको ऐसा नहीं मारना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे को तब कुछ नहीं होता, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। जो जो हमने गलती करना थी वो की थी, वो तो रिवर्स नहीं हो सकती हैं। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत गुस्से में आके हम जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं, या बहुत गुस्से में आके हम कोई रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं, या और भी कुछ ये या कुछ भी गुस्से की हालत में तो हमेशा नुकसान ही होता है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई डिसीज़न लेते हैं। सो हमको पहले काम हो जाना चाहिए, देन रैशनली सोच कर हमें कुछ एक्शन लेनी चाहिए। समटाइम्स हमारे इमोशंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, हम बहुत लंबे टाइम तक के किसी से बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। ये जो हाई इमोशंस है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंगर होता है, वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए होता है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, बहुत बिल्कुल उसके दीवाने बने होते हैं, शायद वो हमारा उससे कोई भी रिश्ता रहे, हमारा फ्रेंड हो, हमारी औलाद हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो, हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी रिश्ता बने रहे, तो हम उससे बहुत लंबे समय तक के बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। Some emotions are important from the perspective for our survival, like fears, whereas some emotions are important for our psychological well-being. लेकिन देखिए, याद रखिए, ये सारे ही इमोशंस हमारे अंदर होना ज़रूरी है, और कुछ कुछ इमोशंस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते भी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। जैसे फियर का इमोशन, अगर हमको कोई ख़तरनाक जानवर देख के डर नहीं लग रहा है, अगर हमको आग के पास में जाने से डर नहीं लग रहा है, अगर हमको गहरे पानी में जाने से डर नहीं लग रहा है, तो हमारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। अगर हमारे अंदर से वो हमारा एमिगडाला काम करना बंद कर जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट में एमिगडाला पे चोट लगती है तो इंसान को फ़ियर के इमोशंस ही नहीं आते, तो वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। आपको आग से बचने के लिए, आपको पानी से बचने के लिए, आपको ख़तरनाक जानवर से बचने के लिए, आपको किसी भी नुकसान से बचने के लिए आपके अंदर फ़ियर का इमोशन होना ज़रूरी है, तभी तो आप उससे रुकेंगे।
और बहुत सारे इमोशंस कंपल ज़रूरी भी होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए। इमोशंस कैन बी सोशली अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट और समटाइम्स इवन सोशली ऑब्लिगेटरी। इमोशंस का सोशली भी इम्पोर्टेंस होता है, सोशली अप्रोप्रिएट होते हैं इमोशंस। अप्रोप्रिएट सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, और समटाइम्स सोशली ऑब्लिगेटरी भी होती हैं कि हाँ ऐसे इमोशंस होने ही चाहिए। एग्जाम्पल, एट ए फ्यूनरल वी आर एक्सपेक्टेड टू शो सैडनेस। मतलब हम कोई फ्यूनरल में खड़े हैं तो सोशली हमको भले से हम कोई ऐसे अजनबी के डेथ पे गए हैं, मतलब है वो हमारा दूर का जान पहचान का, हमको कोई ऐसी बहुत सैडनेस की फीलिंग नहीं आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर आप उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन आपको ऑफिशियल रीज़न की वजह से या किसी फॉर्मेलिटी की वजह से आपको उसके फ्यूनरल में जाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप ऐसे वहाँ पे आपको सैडनेस ही शो करना होता है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो या फिर आप जॉय नहीं दिखा सकते वहाँ पे। बेसिक इमोशंस सर्व एज बेस फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस विच रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक इमोशंस। जो बेसिक इमोशंस होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हमने पहले ही देखा कि जो हैप्पीनेस है वो जॉय में चेंज होता है, मतलब हैप्पीनेस बेसिक इमोशन है लेकिन जॉय एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है। रिसर्चर्स हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बेसिक इमोशंस, बट देर इज एक्सेप्टेंस ऑफ व्यू गिवन बाय पॉल एकमैन। ही हैज सजेस्टेड 6 बेसिक टाइप्स ऑफ इमोशंस। रिसर्चर ने अलग अलग रिसर्चर्स के अलग अलग ओपिनियन है बेसिक इमोशंस के बारे में। अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग इमोशंस को बताया है कि ये बेसिक इमोशंस है, लेकिन एक जो जनरल एक्सेप्टेंस है, जनरली जो 6 इमोशंस को बेसिक माना जाता है वो पॉल एकमैन ने दिया है। तो आप वेट कीजिए उसके लिए, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कौन से 6 बेसिक इमोशंस हैं। हैव अ गुड डे।